Assalamualaikum. Grade 7th Acacia, how are you? I hope you all are fine. I'm also good. So here I'm your instructor. The topic that we are going to discuss in today's lecture, that is unit number 3, the periodic table. These topics are introduction, Thomson atomic model, Rutherford's experiment, chemical symbols, atomic number, mass number, the arrangement of electron, the periodic table, and after that I have solved question answers for you. So let's take start. चैप्टर नंबर 3, द नेम ऑफ आवर चैप्टर इज द पीरियोडिक टेबल। इस चैप्टर में अब हम पीरियोडिक टेबल को डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो पार्टिकल दरमियान में मौजूद है। द फर्स्ट वन इज न्यूट्रल एटम एंड द सेकंड वन इज पॉजिटिव चार्ज। जिसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज होगा, तो पॉजिटिव का प्रोटॉन होगा, उसको आप प्रोटॉन भी कह सकते हैं। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है उसको आप न्यूट्रल न्यूट्रॉन कहेंगे। न्यूट्रल का मतलब है कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और ये न्यूट्रल है। साइड पे आप देख रहे हैं कि ऑर्बिट्स हैं और ऑर्बिट्स के अंदर एक तीसरा पार्टिकल भी मौजूद है जिसको आप नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो एटम के स्ट्रक्चर के अंदर टोटल कितने पार्टिकल मौजूद है? 3 पार्टिकल। पॉजिटिव प्रोटॉन जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है वो न्यूट्रॉन, और थर्ड वन इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नाउ योर बुक पेज नंबर 33, हियर इज द टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थॉम्सन एटॉमिक मॉडल। हियर जोसेफ जॉन जे थॉम्सन, उन्होंने एक आइडिया दिया था। उन्होंने कहा था, इस पिक्चर से आपको मजीद क्लियर हो, उन्होंने कहा था कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो एक पॉजिटिव मटेरियल का बना हुआ है और उसके अंदर कहीं पे छोटे छोटे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जैसे कि उन्होंने ये दिखाया। उन्होंने इसको प्लम पुडिंग मॉडल से रिजेंबल दिया था। ये आगे चल के हम पढ़ते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल उन्होंने किसको कहा था। तो ये जे थॉम्सन का कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है कि एटम जो है वो पॉजिटिव मटेरियल से मिलकर बना है, लेकिन उसके दरमियान कहीं पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। इस एटॉमिक मॉडल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें, रदरफोर्ड ने क्या किया था, उन्होंने गोल्ड का एक एटम लिया था और उन्होंने पॉजिटिव पार्टिकल की बम्बार्डमेंट उसके ऊपर कराई थी, उस गोल्ड की फॉइल के ऊपर। उन्होंने सोचा था कि ये सारे पार्टिकल दरमियान से गुजर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। कुछ पार्टिकल जो है वो इसके साथ जब वो कोलाइड हुए थे, टकराए थे, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर गए थे। कुछ यहाँ से मूव करके वापस चले गए थे और कुछ यहाँ से मूव करके अपनी एक्चुअल पोजीशन से मुड़ गए थे। तो इससे उनको क्या पता चला था कि जब उन्होंने पॉजिटिव पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराई तो उन्होंने कहा कि इसके दरमियान में भी कोई पॉजिटिव पार्टिकल ही मौजूद है, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव पार्टिकल उससे टकरा के वापस मुड़ गए। क्योंकि आपको पता है सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते और आपस में से गुजर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी पॉजिटिव था और ये भी पॉजिटिव था, तो यहाँ पर ये इसके अंदर से नहीं गुजरा और उसके साथ अटैच होकर वापस अपनी डेस्टिनेशन पर वापस आ गया। तो इसका मतलब उन्होंने कहा था कि एटम के सेंटर के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल मौजूद है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अभी उन्होंने ये एटम का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कवर नहीं किया था, अभी साइंटिस्ट अपने आइडियाज लगा रहे थे। नाउ योर बुक पेज नंबर 34, यहाँ पर आपको देखें प्लम पुडिंग मॉडल का अंदाजा होगा। थॉम्सन मॉडल ऑफ द एटम वाज कॉल्ड द प्लम पुडिंग मॉडल। थॉम्सन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आर लाइक नेगेटिव प्लम्स एम्बेडेड इन अ पुडिंग ऑफ पॉजिटिव मैटर। आपने कभी पुडिंग खाई है? पुडिंग में पता क्या होता है? पुडिंग में एक मैटर मौजूद होता है और उसके अंदर दरमियान में छोटे छोटे पीसीज मौजूद होते हैं प्लम के। तो उन्होंने प्लम पुडिंग मॉडल को इस तरह कहा था, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया है कि जो पॉजिटिव मैटर है, उन्होंने कहा था कि ये पुडिंग है और उसके दरमियान में ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो है ये प्लम से उन्होंने इसको रिजेंबल दी थी। तो इस वजह से थॉम्सन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है केमिकल सिंबल्स। केमिकल सिंबल, अब किसी भी केमिकल्स को, जितने भी केमिकल डिस्कवर हो चुके हैं उनको उनकी शनाख्त करने के लिए, उनकी पहचान करने के लिए कुछ सिंबल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि कैल्शियम है हमारे पास, तो कैल्शियम के लिए कैपिटल लेटर से, मतलब अपर केस से इसको रिजेंबल किया जाता है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल केस में होता है। जैसे कि कैल्शियम है तो उसको हम Ca लिखेंगे, सी स्टैंड फॉर कैल्शियम और ये ए उसका सेकंड वर्ड। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल होगा और सेकंड जो है वो लोअर केस में होगा। इसी तरह जो है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एम फर्स्ट लेटर है तो वो कैपिटल होगा, सेकंड लेटर हम उसका स्मॉल कर देंगे। इसी तरह जिंक है, जिंक का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और सेकंड लेटर जो है वो स्मॉल कर देंगे। आयरन है, आयरन को Fe पढ़ा जाता है, Fe का मतलब है फेरम, तो ये आयरन का लैटिन नेम है जिसको फेरम कहा जाता है। तो कुछ ना कुछ रिजेंबल्स उनमें होती है जिसकी वजह से उनके ये सिंबल्स रख दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इधर हमारे पास एटॉमिक नंबर।
तो इसी डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के अंदर जितने टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है उसको उसका एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और मास नंबर क्या है, मास नंबर डिपेंड करता है कि हाउ मेनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इट हैज़। किसी भी एटम के अंदर जब नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी ऐड हो जाते हैं तो वो उसका मास नंबर होता है। अब ये आपने बातें याद रखनी है, एटॉमिक नंबर क्या है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, और मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के साथ साथ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी इसमें ऐड हो जाते हैं तो वो उसका मास नंबर बन जाता है। यहाँ पर देखें एक एग्जाम्पल दी हुई है। अब जैसा कि आपको पता है एग्जाम्पल में उन्होंने बताया हुआ है कि कार्बन, सी स्टैंड फॉर कार्बन, कार्बन का मास नंबर 12 है और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, तो वो तो 6 हो गए इसके अंदर। अब मास के अंदर 12 कैसे आया है, मास के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके अंदर 6 जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, तो टोटल मास नंबर मिलके बन गया 12। तो इस तरह कार्बन के अंदर मास नंबर 12 है और एटॉमिक नंबर उसका 6 है। नाउ योर बुक पेज नंबर 35, टॉपिक है आपका द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखें एटम के अंदर सेंटर में तो न्यूक्लियस है और उसके साइड पे आपको ये शेल्स नजर आ रहे हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके गिर्द घूमते हैं न्यूक्लियस के गिर्द। तो अब यहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट की हुई है कि किस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो यहाँ उस अरेंजमेंट के मुताबिक यहाँ पर बताया गया है कि फर्स्ट शेल के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फर्स्ट शेल होगा जो न्यूक्लियस के बिल्कुल बाद वाला होगा, ये फर्स्ट शेल है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सेकंड शेल में उन्होंने कहा है 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकंड शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8 से ज्यादा हम इसमें नहीं ऐड कर सकते। और थर्ड शेल के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इन जितने नंबर इधर बता दिए गए हैं उतने नंबर से कम तो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। मतलब मैक्सिमम तादाद इनकी इतनी रहेगी जितनी यहाँ पर बता दी गई है। अब यहाँ पर देखें मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर लास्ट शेल में 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते तो वो फिर रॉन्ग होता। तो ये अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन थी। Now your book page number 36, here is another topic, the periodic table। पीरियोडिक टेबल देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जो है वो 100 डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं और उन तमाम एलिमेंट्स को हमने पीरियोडिक टेबल में रखा हुआ है साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो पीरियड आते हैं और एक ग्रुप आते हैं। अब पीरियड क्या है, रोज जो होती हैं पीरियोडिक टेबल में वो उनको पीरियड कहा जाता है और वर्टिकल कॉलम जो है उनको ग्रुप्स कहा जाते हैं। आइए पीरियोडिक टेबल को देखकर अंडरस्टैंड करते हैं। योर बुक पेज नंबर 37, ये आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। अब हमने इधर से देखना है कॉन्सेप्ट ग्रुप्स का और पीरियड का। अब ग्रुप्स क्या होते हैं, जितनी इसके अंदर रोज हैं तो रोज को हम यहाँ से, रोज ऐसे होती हैं हॉरिजॉन्टल रोज, तो रोज को हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 इसके अंदर रोज हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब हम कॉलम काउंट करते हैं, कॉलम टोटल कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 यहाँ पर ग्रुप्स हैं और 8 हमारे पास पीरियड्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। जो रोज होते हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं और जो पीरियोडिक टेबल के कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। अब हमें देखना है कि अल्कली मेटल क्या होती है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, The elements in group 1 are sometimes called the alkali metal। जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनको अल्कली मेटल कहा जाता है। These are reactive because they have 1 electron in their outermost shell। इनको क्यों रिएक्टिव कहा जाता है, क्योंकि इनके लास्ट शेल में जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है। जिनका लास्ट शेल मुकम्मल तौर पे फिल होगा वो रिएक्टिव नहीं होंगी, जिनके लास्ट शेल में कोई ना कोई स्पेस होगी वो मेटल्स जो हैं या वो एलिमेंट रिएक्टिव होगी। अब इसको पीरियोडिक टेबल से देखते हैं कि अल्कली मेटल कौन सी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को अल्कली मेटल कहा गया। इनमें लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये जो हैं ये अल्कली मेटल हैं। Next we have to see what are halogens। Group 7 of the periodic table contain the halogen। Group 7 के एलिमेंट को अब halogens कहा जाता है। These are reactive element because their atoms have one empty space in their outer shell। जैसे कि अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिनके लास्ट शेल में कोई ना कोई स्पेस होगी वो रिएक्टिव होगी। अभी देखिए इनके लास्ट शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कितना पढ़ा था, लास्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस वजह से ये भी रिएक्टिव है। पीरियोडिक टेबल से देखते हैं कि हेलोजेंस कौन सी हैं। ये हमारे पास है ग्रुप 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये सारी तमाम एलिमेंट्स जो हैं ग्रुप 7 के ये हेलोजेंस कहलाते हैं।
अब नेक्स्ट हमने देखना है कि नोबल गैसेस कौन सी होती हैं। ग्रुप 8 जिसको ग्रुप 0 भी कहा जाता है, द नोबल गैसेस दे आर फेमस बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट, दिस इज बिकॉज देयर आउटर इलेक्ट्रॉन शेल आर कम्प्लीटली फुल। अब वही बात यहाँ पर रिपीट हो रही है जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिनका लास्ट शेल जो है वो मुकम्मल तौर पर फिल होगा वो रिएक्टिव नहीं होंगी, मतलब वो रिएक्ट नहीं करेंगी। अब यहाँ पर ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं उनका लास्ट शेल मुकम्मल तौर पे फिल होता है, इस वजह से उनको कहा गया है दे डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं करती है और इनको इस वजह से नोबल गैसेस कहा गया है। पीरियोडिक टेबल से देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो इधर हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप 8 जिसको ग्रुप 0 भी कहा जाता है, ये तमाम जो है ये नोबल गैसेज है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेनॉन, ये तमाम केमिकल जो है ये हमारे पास नोबल गैसेस में आते हैं।